Welcome back, student, in my YouTube channel. Hope you are enjoying. Kindly subscribe it and press the bell button there for the further notification. And today we will study the chapter 2 in statics, the importance of statics in economics, collection of data. फर्स्ट चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा प्यूरल और सिंगुलर सेंस में स्टेटिक्स का, तो फर्स्ट जो स्टेज होता है स्टेटिक्स का, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा. अब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड और डिस्कस द वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन कलेक्ट द डेटा. लेट स्टार्ट द चैप्टर. एज दिस द पैराग्राफ फॉर इंट्रोडक्शन इज गिवन. नाउ वी नो दैट, मतलब आफ्टर स्टडिंग चैप्टर 1, नाउ वी नो दैट in the plural sense statics means data or quantitative information capable of some meaningful conclusions. The present chapter focus on the collection of data, including first source of data, second method of collecting data. तो source of data अपने पास primary और secondary है, data collection के method हैं, but before that we must know why do we collect data. तो पहला हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वाई डू वी कलेक्ट डेटा, में डेटा क्यों कलेक्ट करना है. फॉर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड एक्सप्लेन अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो डेटा कलेक्शन जरूरी है अपने पास, इज टू समझना, इसको एनालिसिस करना, एक्सप्लेन, और इससे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलता है. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. इसको जो अगर आपको डिफाइन करना है, देखना है, तो डेटा कलेक्शन बिना कैसे पता चलेगा. आप अपने आसपास के लोगों को देख के बता सकते हैं लोग बहुत गरीब है, बट पूरे कंट्री में अगर आपको देखना है एक बड़े एरिया में, देन यू नीड टू कलेक्ट द डेटा. वाइल एनालिसिंग द प्रॉब्लम वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजेज बिहाइंड द प्रॉब्लम एज ऑल्सो द पॉसिबल सोल्यूशन. और जब आप उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सामने आती है, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है. द एंटायर एक्सरसाइज नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड कॉल्ड डेटा. इसको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, नंबर्स का जो गेम है, ये डेटा होता है. जैसे साल भर आप किसी पर्टिकुलर क्लास में स्टडी करते हैं, टीचर टेक वेरियस क्लास टेस्ट, unit test, half yearly, final exam, and on the basis of all these exams, जो मार्क्स का जो डेटा है, द डेटा कलेक्टेड एज इन द फॉर्म ऑफ योर मार्क्स, उनको आपके रिपोर्ट कार्ड में समराइज करते हैं. देन अ रिपोर्ट कार्ड इज प्रिपेयर्ड, एंड बाय सीइंग द रिपोर्ट कार्ड एवरीबडी कैन जज देन वेयर इज द प्रॉब्लम. बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है. अब व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, उसके लिए क्या सेपरेट ट्यूशन करना है, कोचिंग करना है, जो भी होगा, तो ये उसके सॉल्यूशंस होते हैं. एंड दिस इज़ द एग्जांपल. अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. अब डेटा कलेक्शन के हमारे पास दो सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स हैं और सेकेंडरी सोर्स है. तो व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, इसके बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी. तो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन योर टाउन. यू मे लाइक ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure of different household in your town. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ जानने के लिए आप डेटा, उनकी इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे. यू डिसाइडेड टू कलेक्ट द बेसिक डेटा योर सेल्फ थ्रू स्टेटिकल सर्वे. तो आप स्टेटिकल सर्वे घर घर जाके उनसे पूछ के उनकी इनकम के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे, उनके इनकम को जानेंगे और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को जानने के लिए. ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर और द फील्ड वर्कर्स वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज यू आर रिलाइंग ऑन प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा. तो आप ऐसा करने के लिए इन्यूमरेटर को अपॉइंट करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनसे उनकी इनकम के बारे में, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे, एंड अदर क्वेश्चन विच यू वुड लाइक टू आस्क. तो जब आप डायरेक्ट उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, देन दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, क्योंकि आपने डायरेक्टली उन्हीं से पूछा है जिनसे पूछना चाहिए था.
तो इसका मतलब हुआ कि जब डेटा डायरेक्ट उस पर्सन से कलेक्ट किए जाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है और डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये कैसे भी उसी से पूछे जाए, तो वो प्राइमरी डेटा होंगे। अभी सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं कि वो जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी ने किए हैं और आप उन्हीं को यूज़ कर लेते हो। जैसे गवर्नमेंट ने सेंसस में कुछ डेटा कलेक्ट करवाए और अब वो पब्लिश डेटा थे, गवर्नमेंट ने जब उनको पब्लिश किया न्यूज़पेपर वगैरह में और आपने उन्हीं डेटा को काम में ले लिया, तो सेकेंडरी डेटा है। बट अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करके खुद ही डेटा कलेक्ट किए तो वो प्राइमरी होंगे। While doing this exercise, you are relying on the primary source of data. Thus, primary source of data implies collection of data from its source of origin. मतलब प्राइमरी डेटा अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किए जाते हैं। इट ऑफर यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टेटिकल स्टडी। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी स्टडी के लिए आपको मिलती है क्योंकि आपने कलेक्ट किए। यू और योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर आर कॉन्टेक्टिंग द रेस्पोडेंट। आप और आपकी टीम रेस्पोडेंट जो होता है जिससे जानकारी देनी है उसको रेस्पोडेंट बोलते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट। प्यूपिल ऑफरिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन, और वो लोग आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। एंड ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन ऑन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का क्वांटिटिव डेटा आपके पास आता है ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड इन योर टाउन। तो ये प्राइमरी डेटा हुआ आपके पास। तो प्राइमरी डेटा का शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। मतलब ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही कलेक्ट किए जाते हैं। इट ऑफर यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टेटिकल स्टडी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है प्राइमरी डेटा की, आप इसको लर्न कर सकते हैं। नाउ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इम्प्लाइज ऑब्टेनिंग द रिलीवेंट स्टेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी। मतलब ये पर्टिकुलर किसी अदर एजेंसी ने डेटा कलेक्ट करवाएं और आपने उस एजेंसी से जाके रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आपको ये डेटा दे दिए, या उन्होंने किसी न्यूज़पेपर मैगजीन में पब्लिश किए, आपने वहाँ से ये डेटा ले लिए। और एज इंस्टीट्यूशन विच इज़ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या एजेंसी जिसके पास ऑलरेडी ये डेटा अवेलेबल है, आप उन्हीं से ये डेटा लेते हैं। टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ योर टाउन। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में क्वालिटी ऑफ लाइफ के डेटा आपने खुद कलेक्ट किए तो प्राइमरी हो गए, और द डेटा ऑन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मे हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पर कैपिटा इनकम के डेटा स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कलेक्ट करवाए अवेलेबल है, तो आपने आरटीआई के जरिए वो गवर्नमेंट से डेटा मांग लिए या रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट ऑफिस से वो डेटा उन्होंने आपको दे दिए, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो गए। क्योंकि प्राइमरी डेटा तो गवर्नमेंट के लिए थे, उन्होंने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किए, और आपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट नहीं किया, आपने गवर्नमेंट से कलेक्ट किए। तो यू कैन सिंपली अप्रोच टू कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। और इस केस में आपने गवर्नमेंट से अप्रोच किया, दिस विल बी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा फॉर यू। तो ये गवर्नमेंट आपके लिए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा हो जाती है। तो जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन है इनमें छपने वाला जो डेटा है या वो टेलीविज़न में दिखाया जाए, तो ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो जाता है। अब सेकेंडरी सोर्स में भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों है। कुछ तो पब्लिश हो जाते हैं और कुछ ऑफिस में ही होते हैं, आपको वहाँ से ऑफिस या इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करना। जैसे आपको ये जानना है कि आपके गांव में कितने लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट है, तो ये तो आप डायरेक्ट लोगों से जाके पूछे तो प्राइमरी सोर्स हो गया। और सेकेंडरी क्या हुआ, बैंक चले जाएं और बैंक में पूछ लें कि इस गांव के कितने लोगों का बैंक अकाउंट है आपके यहाँ पे, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। दोनों से सेम जानकारी मिलेगी। द सेकेंडरी सोर्स implies that the desired statistical information already exists and you are simply to collect it from the concerned agency on the department. You are not to conduct statistical survey yourself and you are not to contact the respondent.
मतलब तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आपको डायरेक्ट जो रेस्पोंडेंट है उससे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत होगी नहीं. जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी कोविड-19 चल रहा है, ये पेंडेमिक. देन वी आर गेटिंग डेली अपडेट that what are the number of new cases, how many patients are recovered, and how many active cases in our country. Then we are not collecting the data, but we are getting the information. तो these are the secondary source of data. आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, बट गवर्नमेंट इन डेटा को कलेक्ट कर रही है. पूरे देश में जितने हॉस्पिटल हैं, सिटीज़ हैं, टाउन हैं, विलेजेस हैं, वहाँ से डेली गवर्नमेंट को अपडेट किया जाता है और गवर्नमेंट उन सबको ऐड करके एक कैलकुलेटिव जो फॉर्म में आपको बता देता है. टेबुलर प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ने दिया है. जैसे ही आप कोविड-19 आउटब्रेक इन इंडिया पे जाते हैं इस साइड पे, तो आपको टोटल बता देगा स्टेट वाइज, और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिटेल बता देगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में आज कितने न्यू केस आए. डेली रात को 12 बजे तक ये अपडेट हो जाता है पूरे 24 आवर्स का. तो दिस इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. नाउ जो डेफिनेशन है सेकेंडरी सोर्स की, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपन टू हैव collected the data through a statistical survey. It does not offer you first hand information relating to your statistical study. ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक्चुअली इट इज़ द सेकंड हैंड. एक और एग्जांपल बताता हूँ. जैसे फर्स्ट हैंड आपने बाइक खरीदी, कार खरीदी डायरेक्ट शोरूम से, तो आपके लिए फर्स्ट हैंड होती है. ऐसे ही प्राइमरी डेटा होता है क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन से आता है. फिर आपने 2 साल यूज़ करके उस कार को किसी को बेच दिया, तो उसके लिए वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ हो गया, सेकेंड हैंड कार हो गया. ठीक. हैपन टू हैव कलेक्टेड द डेटा थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे. इट does not offer you first hand information relating to your statistical study. You are rely on the information which is already existing. तो ये इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आप उस इंफॉर्मेशन पे निर्भर है जो ऑलरेडी अवेलेबल थी, आपने वहां से इसको यूज किया. प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑफर यू प्राइमरी डेटा. जो प्राइमरी सोर्स हैं वो आपको प्राइमरी डेटा देते हैं, एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो डेटा हैं वो आपको सेकेंडरी डेटा देते हैं. लेट अस क्लैरिफाई द डिफरेंस. दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं एक बार. तो वैसे तो क्लियर हो ही चुका है. प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ऑन पर्पज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. शुरू से अंत तक आपने अपने पर्पज के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इन्वेस्टिगेशन से डेटा कलेक्ट किए, तो ये प्राइमरी होंगे. दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन. ये हमेशा सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किए जाते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ वेसल, जो वेसल हमारे इकोनॉमिक्स जो है उनके वर्ड में, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा. जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली वो प्राइमरी है. प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल. द कंसर्न इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन हु कलेक्ट द डेटा. इससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो फर्स्ट पर्सन होता है जिसने डेटा कलेक्ट किए हैं. द प्राइमरी डेटा आर देयर फॉर अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. टू इलिस्ट्रेट, यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सोशो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास 11 हु सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन इन दियर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. जैसे आप अपनी क्लास 11th कॉमर्स में उन बच्चों का इंफॉर्मेशन चाहते हैं जिन्होंने 10th में फर्स्ट डिवीजन लिया है, मतलब मोर देन 60%. यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पॉकेट अलाउंस. आप उनकी पॉकेट मनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं. मतलब इसमें आप उनसे डायरेक्ट पूछेंगे तो सोर्स ऑफ ओरिजिन से जानकारी आएगी. तो ये प्राइमरी डेटा हो गया. देयर फैमिली इनकम, एजुकेशन स्टेटस, देयर फैमिली मेंबर एंड द लाइक, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वुड बी termed as primary information or primary data, since you happen to be the first person to collect this information from the source of its origin. अब जैसे हमने पॉकेट अलाउंस के बारे में, ये उनके 10th के परसेंटेज के बारे में बच्चों से पूछना चालू किया, तो आपको जवाब मिलता है ऑलरेडी कि टीचर ने बोला कि नहीं ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर रखा है इनका डेटा, इनकी मार्कशीट की कॉपी ली हुई है हमने, जेरोक्स कॉपी, तो आप उस फाइल को देख लें.
तो आपने टीचर की बात मानी, हाँ इस तरीके से मेरा टाइम सेव होगा, और ऑफिस में जाके आपने सभी बच्चों के मार्कशीट का जेरोक्स कॉपी किया लिया, तो ये आपके लिए सेकेंडरी सोर्स हो गया ना, क्योंकि टीचर ने ऑलरेडी सबकी मार्कशीट रखी हुई थी। तो प्राइमरी डेटा में तो आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, सेकेंडरी डेटा में आपके पास वो ऑफिस फाइल होगा। सेकेंडरी डेटा, इन द वर्ड्स ऑफ एम ब्लेयर, सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। मतलब ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी और ने अलग पर्पज से कलेक्ट किया था, उसके क्वेश्चन अलग थे, उस टाइम उसने जो पूछा बस आप उसी को यूज़ कर दें। अकॉर्डिंग टू वेसल, डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो वेसल ने इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी है और एम ब्लेयर ने थोड़ी बड़ी दी है, तो दोनों आप पढ़ के समझ सकते हैं कि एक्चुअली में सेकेंडरी डेटा क्या है। दीज डेटा आर देयर फॉर कॉल्ड सेकेंड हैंड डेटा, ओबियसली सिंस दीज डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, क्योंकि डेटा ऑलरेडी कोई कलेक्ट कर चुका था, तो अब आपके लिए डेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन से नहीं आएंगे। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो अभी मैंने बताया था सेकेंडरी डेटा दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, पब्लिश और अनपब्लिश। तो अगर वो ऑलरेडी पब्लिश हैं तो आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर, मैगजीन, जहाँ भी वो पब्लिश हैं वहाँ से इसको कलेक्ट करें। अगर वो अनपब्लिश हैं तो आप उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है, जो एजेंसी जिसने वो डेटा कलेक्ट करवाए थे फर्स्ट टाइम, उससे कांटेक्ट करके डेटा ले सकते हैं। रिपोर्ट, अनपब्लिश रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल डेटा रिलेटिंग टू इंडियन रेलवे विच आर एनुअली पब्लिश्ड बाय द रेलवे बोर्ड। अब रेलवे के डेटा एनुअली जो रेलवे बोर्ड है वो पब्लिश करता है, तो आप वहाँ से रेलवे के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वुड बी सेकेंडरी डेटा फॉर एनी रिसर्चर, किसी भी रिसर्चर अगर वो रेलवे को रिसर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो रेलवे बोर्ड वाले पब्लिश डेटा को यूज़ करेगा। तो ये आपके लिए सेकेंडरी डेटा का सोर्स हुआ। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में, अब दोनों पढ़ने के बाद अपने पास कॉमनली जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुके हैं, फिर भी इनको एक बार हम लेते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आंसर आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो बच्चों को एक प्रॉपर आंसर चाहिए होता है। तो यहाँ आपके पास बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। देखो प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बट सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड होते हैं। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज these are collected by the investigator from the source of their origin. Against these secondary data are already in existence and therefore are not original. प्लस सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं है, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है क्योंकि इनको सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है। सेकंड, डिफरेंट इन ऑब्जेक्टिव। देखो आज जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो आपका मोटिव होता है कि मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ जानना है, या अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डेटा लेना है, लिटरेसी रेट को लेना है, तो आपने उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे, तो आपका ऑब्जेक्टिव अलग था। बट जब आपके डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम जब उनको कलेक्ट कराया हो किसी एजेंसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूट ने, गवर्नमेंट ने, तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव अलग हों। अब आप अलग ऑब्जेक्टिव से वो सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं, तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस आ जाता है। ऑन द अदर एंड सेकेंडरी डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, ये ऑलरेडी कलेक्टेड है फॉर सम अदर पर्पज, किसी दूसरे उद्देश्य से। देयरफॉर दिस डेटा नीड टू बी एडजस्ट टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इन हैंड। तो जब आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव से सूट करते 80%, 70%, 90%, तो आप उसको यूज़ कर लें। अगर आपको पता ही आपके ऑब्जेक्टिव से सिर्फ 10%, 20% सूट कर रहे हैं, तो अब आपके कंक्लूजन बहुत गलत आने वाले हैं अगर आपने ऐसे डेटा को यूज़ कर लिया। थर्ड है डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स नीड टू बी अपॉइंटेड, उनको पे करना पड़ेगा। सेकेंडरी डेटा तो बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है, डायरेक्ट ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, आपको ऑफिस से कलेक्ट करने में थोड़ा खर्चा आ सकता है, बट अगर वो पब्लिश्ड है तो और खर्चा कम हो जाता है।
प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व देन द सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा में पैसा भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, सेकेंडरी डेटा में नहीं लगता। दिस इज बिकॉज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन में डोर टू डोर जाना पड़ता है। सेकेंडरी डेटा आर सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंगली दीज आर मच लेस एक्सपेंसिव। अब प्राइमरी डेटा पब्लिश और अनपब्लिश फॉर्म में ऑलरेडी होते हैं, तो इनकी कॉस्ट कम हो जाती है। बॉक्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा द बेसिक डिफरेंस। अब इसमें बॉक्स में भी जो दिया हुआ है, फर्स्ट ने दिया है इफ़ वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, तो प्राइमरी डेटा होंगे। सेकेंडरी, इफ वी आर यूजिंग डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन collected by someone else is called secondary data. If you are getting data from somebody else who collected it from the source of origin, अब आपने किसी ऐसे व्यक्ति से डेटा ले लिया जिसने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किए हैं बट डिड नॉट यूज इट, पर उसको यूज नहीं किया था फॉर हिज ओन स्टडी, अपनी स्टडी के लिए, इट विल बी डीम्ड एज प्राइमरी डेटा। ठीक, जैसे मैंने बच्चों से कोई जानकारी ली और मैंने उसको अभी तक अपने काम में नहीं लिया है और कोई मुझसे आके वो ले लेता है, तो वो प्राइमरी रहे। जैसे प्रिंसिपल सर ने या डायरेक्टर सर ने हमसे बोला क्लास में बच्चों से, यही उनकी डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर का नेम, या सुशील सर एग्जाम इंचार्ज है, उन्होंने बोला कि इनके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म का डेटा कलेक्ट करवा लो। तो मैंने लास्ट ईयर भी क्लास में दिए अपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के, बच्चों ने उसको फिलअप करके मुझे दिया। देन आई सबमिटेड टू अवर एग्जाम इंचार्ज, तो वो एग्जाम इंचार्ज के लिए प्राइमरी डेटा ही रहे क्योंकि मैंने उसका कोई यूज नहीं किया है। ठीक, अगर मैं उनसे बोलता नहीं सर ये चीजें तो मैंने पहले ही कलेक्ट करवा ली थी, मुझे अपनी क्लास रिपोर्ट बनानी थी, आप उसी को यूज कर लो, कहते यस, तब वो उनके लिए सेकेंडरी डेटा होते हैं। ठीक, तो यहां ये डिफरेंस खत्म होता है। ऑफ कोर्स इट मे बी नोटेड दैट देयर आर नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। डेटा बस उनके कलेक्शन का जो तरीका है उसी में डिफरेंस है, तो उसी से वो प्राइमरी सेकेंडरी हो जाते हैं। वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी, दीज आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी और सेकेंडरी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलेक्शन। तो डेटा का जो क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये इनके कलेक्शन के तरीके में फ़र्क के कारण है। फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड भी इनको बोलते हैं। दस अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा व्हेन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द स्पेसिफिक पर्पज फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन वुड बी प्राइमरी डेटा, एंड देन सेम डेटा set of data when used by some other investigator for his own purpose would be known as secondary data। तो क्लियर है डेफिनेशन, कई बार रिवाइज हो चुका है यही। 10 सिक्रेटिस्ट हैज राइटली पॉइंटेड आउट, ये इकोनॉमिक्स का नाम है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज वन ऑफ द डिग्री डेटा which are primary in the hands of one party may be secondary in the hands of other। मतलब जैसे फर्स्ट हैंड होता है एक आदमी के हाथ में तो प्राइमरी होगा, जब उसने किसी और को दे दिया यूज़ के लिए तो वो सेकेंडरी हो गया। जैसे फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड कार होती हैं। तो ये कई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इसलिए आती है बार बार कि आप इसको समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड, मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन के मोड्स क्या हैं? व्हेन बेसिक डेटा इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, जब बेसिक डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्टेड होते हैं, हाउ डू वी डू इट, तो ये कैसे करते हैं हम डेटा कलेक्ट? इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक, पहला है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल जो इंटरव्यू होता है उसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आएगा। ए में आपका फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट। तो ये तीन तरीके हैं पर्सनल इंटरव्यू के। फिर इसमें बी पार्ट आता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। आप क्वेश्चनरी बना के एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म में क्वेश्चन लिख दें। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, यस नो, फिल इन द ब्लैंक्स।
ट्रू फॉल्स वाले। ठीक, जैसे आपने पूछा कि आपके पास कार है, सामने यस नो लिखा हुआ है, उसने कहा हाँ है, तो आप यस पे टिक लगा सकते हो, उसने कहा नहीं है तो नो पे टिक लगाएंगे अपनी क्वेश्चनरी में। क्वेश्चनरी मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस विच यू वांट टू आस्क फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। तो इसमें भी क्वेश्चनरी में दो तरीके, एक तो मेलिंग सर्वे, मतलब आप उस क्वेश्चन को बाय मेल कर सकते हैं और वो सामने वाला उसको आंसर देके वापस आपको सेंड कर दें। दूसरा इन्यूमरेटर मेथड, मतलब वो क्वेश्चनरी को लेके आप खुद जाए लोगों के पास और वहाँ क्वेश्चन आप रीड आउट करके उनको सुनाएं और उनसे जवाब मांगे। और नंबर सी आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो घर पे बैठे कॉल करें, जैसे पेरेंट्स मीटिंग अभी वर्चुअल हुआ, उसमें मैं पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल किया, तो वो क्या था, ये वाला तरीका था, मैंने उनसे बात की, डेटा कलेक्ट किया क्या वो चाहते हैं। और जब पेरेंट्स मीटिंग होता है डायरेक्ट, फिजिकल मीटिंग होता है तो उसमें पेरेंट्स आते हैं डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके बात करते हैं। तो ये फ़र्क है टेलीफोनिक इंटरव्यू डायरेक्ट में। फर्स्ट इसमें आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। इसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट रेस्पोंडेंट मतलब जिस आदमी से जानकारी लेनी है उसके डोर टू डोर जाएगा और उसी से बात करके बात डेटा कलेक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी obtained। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, अब ये जो मेथड अपने पास हो रही, स्क्रीन डिस्टर्ब हो गया। सक्सेस ऑफ दिस मेथड हाउएवर रिक्वायर दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डेलिगेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल और टॉलरेंट। तो इसमें आपके पास जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें कई सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो टॉलरेंट होना चाहिए, मतलब सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, कई बार वो नाराज़ हो जाए तो आप भी गुस्सा हो जाओ, ऐसा नहीं हो। इम्पार्शियल, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लग रहा है आपको इस आदमी से आपका कोई बैर दुश्मनी है, उससे डेटा ना पूछे या उसका डेटा गलत रिकॉर्ड कर दे बिना पूछे। एफिशिएंट मतलब आप में वो योग्यता होनी चाहिए। डेलीगेंट होना चाहिए, आप होशियार, चतुर, सब तरीके के हों कि आपको काम करने में, डेटा कलेक्शन में इंटरेस्ट हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर ऑफ अ इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आप किसी फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को जानना चाहते हैं तो आपने डायरेक्ट वर्कर्स के घर पे जाके या फैक्ट्री जाके उनसे कांटेक्ट किया है, तो ये आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जानने के लिए इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। तो ये इस मेथड का एक एग्जाम्पल है कि आपने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किया है, उसी से बात की है। ठीक, जैसे डॉक्टर मरीज से ही तो पूछता है भी कहाँ दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है, ठीक, पूरा उसका चेकअप करता है। ऐसा नहीं है भी मरीज घर पे है तो आप उसका भाई, अगर कोई बीमार है तो उसका बड़ा भाई या फादर मदर कोई भी जाके डॉक्टर को उसकी बीमारी के बाद बारे में बताए, डॉक्टर उससे पूछे फिर दवाई लिखे। तो डॉक्टर कभी भी वो सेकेंडरी डेटा पे बिलीव नहीं करेगा, वो डायरेक्ट पेशेंट का इंटरव्यू लेगा तभी वो उसको ट्रीटमेंट देता है। अब सुटेबिलिटी देखो, ईच एंड एवरी मेथड है इज स्पेसिफिक सुटेबिलिटी कि ये मेथड कहाँ सुटेबल रहेगा, फिर उनकी मेरिट डीमेरिट आएंगे। तो डायरेक्ट जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है बड़ा इजी है, इनके नाम में इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, पर्सन टू पर्सन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब हर आदमी से जाके पर्सनली उससे जानकारी ली जाती है इस मेथड में। ये सुटेबल कब होगा, इसका नंबर 1 है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। जब आपका जो सर्वे का फील्ड है बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इजीली डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। आपको ज़्यादा ओरिजिनल डेटा चाहिए क्योंकि आपकी जो स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस बेस पे कई पॉलिसी फॉर्मुलेशन होने ही आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। थर्ड है इंफॉर्मेशन इज टू बी कीप सीक्रेट। इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है तो आप पर्सन टू पर्सन पूछेंगे तो एक दूसरे को पता नहीं चल पाएगा, आप सेपरेट इंडिविजुअली उसके घर पे पूछेंगे फिर आप किसी को बताएंगे नहीं। डी ए एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ऐसे मामले जिसमें जो डेटा की एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हो तो भी ये मेथड सूट करेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है
व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड, और ऐसा कोई सर्वे है जिसमें आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना जरूरी है, उसकी नेसेसरी कंडीशन है, तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल रहेगा। तो ये जो ABCDE तक दिए गए ये सूटेबल है, मतलब इन कंडीशन में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है सबसे सूटेबल डेटा कलेक्शन का मेथड है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं जो भी समझा रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम कभी भी मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरिट्स। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पहला तो है ओरिजिनलिटी, ये हमने पढ़ लिया, इससे डेटा बिल्कुल ओरिजिनल कलेक्ट होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। एक्यूरेसी है, डेटाओं में बिल्कुल एक्यूरेसी होती है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, पर्सनल कॉन्टैक्ट से कलेक्ट किए गए हैं। रिलायबिलिटी, ये डेटा ज़्यादा भरोसेमंद है, अगेन क्योंकि ये डायरेक्ट उसी पर्सन से कलेक्ट किए गए हैं जिससे करने थे, अब वो गलत जवाब देगा नहीं। 100% करेक्ट डेटा है तो भरोसेमंद है, रिलायबिलिटी। नंबर डी है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जब आप डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करते हैं ना, तो आपने जहां डेटा के लिए क्वेश्चन किए, तो आप क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो वहां आप कुछ हटके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको लगा ये भी पूछ लेता हूं, ठीक, तो आप वो भी पूछ लेते हैं। आप वहां बैठे हैं, हमने पूछ लिया अच्छा ये क्या है वो क्या है, तो वो उसका जवाब भी देगा, तो उसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके पास, ठीक। तो व्हेन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रेस्पोंडेंट द इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज वेल। बट सेकेंडरी डेटा में तो जो ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है वही आपको मिलते हैं ना। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट का ये फायदा है कि आप कुछ दो बातें अलग भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी। देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, इट फैसिलिटेट कंपेरिजन। तो यूनिफॉर्मिटी होती है डेटा, क्योंकि सारे डेटा एक ही तरीके से कलेक्ट किए, पर्सनल इंटरव्यू लिया है, सेम क्वेश्चन पूछे, तो डेटा में यूनिफॉर्मिटी रहती है। अब सेकेंडरी डेटा में ये नहीं होती है, कोई किस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट करवाया उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है। फिर नंबर एफ है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब ऑन द स्पॉट यू कैन मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक। This method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustment in his set of question। क्योंकि आप ऑन द स्पॉट रेस्पोंडेंट के सामने होते हैं, आपको लग रहा है रेस्पोंडेंट इस क्वेश्चन से कंफर्टेबल नहीं है, ये वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया, तो आप क्वेश्चन को चेंज करके सेम आंसर उससे ले सकते हैं। तो दीज आर द मेरिट जो आपके पास हैं, 6 मेरिट हैं। फिर डीमेरिट आती हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। तो इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो क्या है, फर्स्ट डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, मतलब इन दिस मेथड यू कैन नॉट कवर ईजिली कवर द वाइड रेंज ऑफ एरिया, बड़े एरिया को आप कवर नहीं कर सकते इस मेथड से। दूसरा है पर्सनल बायस, इसमें पर्सनल बायसनेस रहती है, अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ भी भेदभाव करता है तो बायसनेस फर्क आ जाएगा। दिस मेथड इज हाईली पोन टू द पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट द डेटा मे बी लूज देयर क्रेडिटेबिलिटी। जैसे आपको लग रहा है कि अरे उस गली में कौन जाए, अभी बारिश है पानी भर रहा है, अरे इधर पानी भर रहा है इधर मैं नहीं जाता, तो बायसनेस होगी, उनका डेटा आपने खुद ही भर दिया, मन से लिख दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो फिर इसकी क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये आपकी डीमेरिट हो गई इसकी। कॉस्टली है डोर टू डोर जाना, खूब सारे न्यूमिनेटर अपॉइंट करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप मनी के फॉर्म में देखें तो भी कॉस्टली है, टाइम कंजप्शन देखेंगे तो भी ये कॉस्टली निकलेगा। नेक्स्ट है डी वाला लिमिटेड कवरेज, कि डायरेक्ट जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये तरीका सूटेबल कहाँ होता है, जहाँ लिमिटेड एरिया होता है, तो इससे लिमिटेड कवरेज किया जा सकता है, तो ये आपके लिए डीमेरिट हो जाता है इसका। हालांकि इंडिया में जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, वो डोर टू डोर कंडक्ट होती है पूरे देश में। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि प्योर 100% कलेक्ट डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करवाना चाहती है, तो उस तरीके में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही मोस्ट सूटेबल है। तो सेंसस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को ही प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। अब आपके पास ये लर्निंग बाय डूइंग क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, यू आर
कंडक्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन योर स्कूल। तो आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग का डेटा कलेक्ट करना है। हु आर यू रेस्पोंडेंट, व्हाट डिफिकल्टीज डू यू एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर इन सच एन एक्सरसाइज। तो आपको, आप रेस्पोंडेंट है तो आपको डेटा कलेक्ट करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो इसका आप आंसरिंग करें, लर्निंग बाय डूइंग करके देखेंगे। जब आप ऐसा सर्वे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जवाब देने वाला या फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड में। या सेकंड जो मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें पर्सनली कॉन्टेक्ट तो नहीं होगा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witnesses. तो फर्स्ट मेथड में तो आपने डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया, बट यहाँ विटनेस से करेंगे। ठीक, अब विटनेस क्या होते हैं? वो पर्सन जिनको कि दूसरे के बारे में पता है, तो आपने उसके बारे में पूछ लिया। जैसे क्लास में कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट एब्सेंट होता है, देन टीचर जनरली आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिज और हर फ्रेंड कि अच्छा आज वो क्यों नहीं आया। तो उसके फ्रेंड रिप्लाई करते सर आज उनकी यहाँ शादी है, सर वो थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी, सर आज वो लेट उठा है, उसने मुझे कल ही कह दिया था वो बाहर कहीं जा रहे हैं घूमने। तो वो आपने क्या किया? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, हालांकि वो भी प्राइमरी डेटा ही होंगे। तो इसमें जो पर्सन आपको जवाब देता है उसको रेस्पोंडेंट न बोल के विटनेस बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस मेथड द डेटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर मे बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। तो फर्स्ट मेथड में तो आपने डायरेक्ट वर्कर से कॉन्टेक्ट किया था फैक्ट्री के। सेकंड इनडायरेक्ट ओरल में आप फैक्ट्री ओनर से उनके मजदूरों के बारे में, उनकी सैलरी वगैरह से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो वो आपके पास इनडायरेक्ट ओरल हो जाएगा। ठीक, मेथड तो खूब सारे मेथड होने वाले, बारीकी से ऑब्जर्व करें, स्टडी करें। तो इसका सुटेबिलिटी क्या है? ये मेथड कहाँ सुटेबल रहता है? कौन सा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो आप इनडायरेक्ट ओरल जो है वो मेथड वहाँ लगाएं। सेकंड है इट इज या सुटेबिलिटी जो है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का आपके पास। तो इसमें जो अपने पास फर्स्ट है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। अगर आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लार्ज है तो आप वहाँ इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न रेस्पोंडेंट। अगर जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। ये भी इसकी सुटेबिलिटी होगी। थर्ड है द कंसर्न रेस्पोंडेंट आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस ऑफ इलिटरेसी। अगर जो रेस्पोंडेंट है, अगर आप उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो एबल नहीं है बोलने में, कई बार डीफ डम इलिटरेसी, या वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, पढ़ा लिखा कम है, तो आप इनडायरेक्ट ओरल मतलब किसी और पर्सन से उसकी जानकारी ले सकते हैं, तब भी ये मेथड सुटेबल करेगा। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई एक्सपर्ट आदमी ही उसकी जानकारी दे सकता है। जैसे अगर आप कोविड-19 वाली है तो पेशेंट से कुछ जानकारी पूछेंगे बताएगा नहीं, तो आप डॉक्टर से पेशेंट जितने भी एरिया के आते हैं उनसे जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, तो भी ये मेथड सुटेबल रहेगा। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमेटीज़ और कमीशंस। अब इसकी मेरिट्स आती हैं, सम ऑफ द नोटेबल मेरिट्स हैं, तो बड़ी सिंपल मेरिट हैं, डीमेरिट्स हैं, एक एक पॉइंट में याद रह जाती हैं। फर्स्ट है वाइड कवरेज। अगर एरिया वाइड कवरेज है, ज़्यादा बड़ा है, तो आप इनडायरेक्ट पर्सनल और इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी मेरिट है कि इससे बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये मेथड बहुत कम खर्चे में डेटा कलेक्शन करवा देता है। थर्ड आता है एक्सपर्ट ओपिनियन। इसमें आप एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, मतलब किसी एक्सपर्ट से आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के जरिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे केबीसी में एक्सपर्ट एडवाइस होता है ना, वैसे।
तो एक मतलब जैसे गांव में कोई एक्सपर्ट आदमी है, उसको बुला के गांव वालों के बारे में पूछ लिया, वो सबको जानता है, तो वो क्या हो गया, एक ही आदमी से कई सारे आदमियों की जानकारी आपको मिल सकती है। वन पर्सन कैन प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन फॉर मैनी अदर्स, क्योंकि वो एक्सपर्ट रहा है, उसको पता है। नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम बायस। इसमें बायसनेस जो है, भेदभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट ओरल है, किसी और से आप जानकारी लेते हैं। दिस मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ई है सिंपल। दिस इज रिलेटिवली अ सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन। ये डेटा कलेक्शन की एक सिंपल अप्रोच है। नेक्स्ट इसका जो डीमेरिट्स आते हैं, ये भी 2-3 है। लेस एक्यूरेट, मतलब इसमें एक्यूरेसी कम होती है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बायस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें रेस्पोंडेंट तो जानकारी देता नहीं है, विटनेस मतलब किसी अदर पर्सन से आप जानकारी लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बायसनेस, गलत जानकारी दे सकता है। और सी तीसरा जो इसका डिमेरिट है, डाउटफुल कंक्लूजन, कि इससे जो कंक्लूजन निकलते हैं उनमें थोड़ा डाउट रहता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपको ये भरोसा तो करना पड़ेगा कि जो विटनेस है वो जानकारी सही दे रहा है, आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा, पर मे बी वो कुछ गड़बड़ कर रहा हो। देन दीज आर द डिमेरिट्स। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, तो ये भी सिंपल है, दोनों मेथड पढ़ चुके हैं, तो इनका डिफरेंस भी इजी है। फर्स्ट, इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with respondent. On the other hand, in the case of indirect oral investigation, information is obtained by contacting other than those whom information is served. मतलब दूसरे लोगों से कांटेक्ट करते हैं जिनको विटनेस बोलते हैं, मतलब रेस्पोंडेंट से जानकारी इकट्ठा नहीं की जाती। बी वाला है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। जब आपका फील्ड स्मॉल है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली प्रीफर्ड व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज, जब वो रिलेटिवली लार्ज होता है। तीसरा जो डिफरेंस है, इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेज एंड कल्चर हैबिट। डायरेक्ट कांटेक्ट तो आप तब करेंगे जब आप उस एरिया के लोगों के कल्चर से, उनकी लैंग्वेज को जानते हो, कल्चर को समझते हो, तो ये ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वहाँ सूट करता है। देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप उनके कल्चर या लैंग्वेज को समझें। ठीक, नेक्स्ट आता है इसका जो डिफरेंस है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन द इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट जो इन्वेस्टिगेशन है इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। फिर आपके पास लर्निंग बाय डूइंग आता है, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यू आर कीन टू फाइंडिंग स्टेटिकल इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन योर लोकेलिटी कंप्राइजिंग 200 फैमिलीज़ का आप सर्वे करें। हाउ वुड यू अप्रोच द इशू, आप इशू को कैसे अप्रोच करते हैं, एंड विच मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड यू प्रीफर टू अडेप्ट। जब आप ऐसा सर्वे करेंगे तो आपके सामने जो प्रॉब्लम आएंगी आप देखेंगे मैं इस मेथड को सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए, इजीली हो जाएगा, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इससे बढ़ेगा। आई होप यू आर एंजॉइंग। इन नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, सेकंड पार्ट भी जल्दी रिलीज होगा।